गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू मनी स्टडीज क्लासेस। आई होप कि आप लोगों की पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। तो चलिए अन्य दिनों की तरह आज फिर से हम लोग 70वीं बीपीएससी प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से करंट अफेयर्स से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करेंगे, साथ में समझने का भी प्रयास करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, G7 शिखर सम्मेलन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन स्टेटमेंट ए, अभी हाल ही में इसका आयोजन इटली में किया गया जिसमें भारतीय प्रधानमंत्री भी शामिल हुए। स्टेटमेंट बी, इसमें भारत सहित कुल 7 सदस्य देश हैं। स्टेटमेंट सी, इसका गठन 1976 में किया गया। स्टेटमेंट डी, इसका मुख्यालय रोम इटली में है तथा इसका निर्णय सदस्य देशों हेतु बाध्यकारी होता है। उपर्युक्त में से कौन सा ऑब्लिक से कथन सत्य है ऑब्लिक है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट केवल ए एवं बी, ऑप्शन नंबर सेकेंड केवल बी एवं सी, ऑप्शन नंबर थर्ड केवल सी एवं डी एंड ऑप्शन नंबर फोर्थ उपर्युक्त में से कोई नहीं ऑब्लिक उपर्युक्त में से एक से अधिक। डियर स्टूडेंट्स, मैं शॉर्टकट के लिए उपर्युक्त यहाँ पर नहीं लिखी हूँ, इसलिए आप लोग समझ जाइएगा कि उपर्युक्त में से एक से अधिक लिखा हुआ है। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, केवल स्टेटमेंट ए एंड स्टेटमेंट बी करेक्ट है, जबकि स्टेटमेंट सी एंड स्टेटमेंट डी इनकरेक्ट असत्य हो गया। तो क्यों, आइए समझते हैं। G7 जिसे ग्रुप ऑफ 7 भी कहा जाता है, यह विश्व की 7 शक्तिशाली अर्थव्यवस्थाओं का समूह है और इसकी बैठक अभी हाल ही में इटली में किया गया जिसमें इटली के निमंत्रण पर हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी भी सहभागी बने, यानी इसमें हिस्सा लिए। ओके, इसमें भारत सहित कुल 7 सदस्य देश हैं, लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं कि यूरोपीय संघ EU के द्वारा भी इस सम्मेलन में भागीदारी की जाती है। आप लोगों को निश्चित रूप से ध्यान में रखना है। G7 ग्रुप ऑफ 7 का गठन 1976 में नहीं हुई, इसका गठन 1975 में किया गया तत्कालीन वैश्विक शक्तिशाली अर्थव्यवस्थाओं के द्वारा। ओके, अगर स्टेटमेंट डी की बात करें तो इसका मुख्यालय रोम इटली में है, जो कि गलत है। G7 ग्रुप ऑफ 7 का कोई मुख्यालय हेडक्वार्टर नहीं है और इसका न तो कोई अपना संविधान है और इसके द्वारा जो निर्णय लिया जाता है वह सदस्य देशों के द्वारा बाध्यकारी नहीं होता है, यानी गैर बाध्यकारी होता है, न कि बाध्यकारी। आप लोगों को ध्यान रखना है। ओके, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जिसमें मैं G7 ग्रुप ऑफ 7 के बारे में अभी चर्चा की हूँ। आप लोगों को बता दूं कि भारत G7 का सदस्य नहीं है, फिर भी भारत के द्वारा इटली के निमंत्रण पर G7 की भागीदारी की गई। G7 में जो 7 देश हैं उनके नाम क्रमशः इटली, कनाडा, फ्रांस, यूके, संयुक्त राज्य अमेरिका, जर्मनी और जापान है। आप लोगों को ध्यान में रखना है और आप लोग इसे सुधार लेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर सेकेंड, खबरों में रहने वाले
हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सबौर विजय धान की एक नई किस्म है। ओके, क्वेश्चन नंबर थर्ड, 18वीं लोकसभा चुनाव में कुल कितनी महिला सांसद निर्वाचित हुई? ऑप्शन नंबर ए 78, बी 75, सी 74, डी उपर्युक्त में से कोई नहीं, ऑब्लिक उपर्युक्त में से एक से अधिक। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 18वीं लोकसभा में कुल 74 सांसद यानी 14% महिला सांसद निर्वाचित हुई, जबकि 2019 में 17वीं लोकसभा में कुल 78 महिला सांसद निर्वाचित हुई थी। ओके, इस बार 4 महिला सांसद की कमी हो गई। पहली चीज तो आप लोगों को यह ध्यान में रखना है कि यह लोकसभा चुनाव कौन सी थी, तो 18वीं, और 18वीं लोकसभा चुनाव में कितने सीटों पर चुनाव हुआ, तो लोकसभा की 543 सीटों पर चुनाव हुआ, जिसमें सबसे बड़ा दल जो उभरकर सामने आया वह कौन था, भाजपा था, और भाजपा कितने सीटों पर चुनाव जीती, तो 240। वही सेकेंड स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस रही, कितने सीटों के साथ, तो 99 सीटों के साथ, और तीसरे स्थान पर समाजवादी पार्टी एसपी रही, कितने सीटों के साथ, तो 37 सीटों के साथ। आप लोगों को इसे ध्यान में रखना है। ओके, क्वेश्चन नंबर 4, किस अधिनियम के तहत आरबीआई अपना अधिशेष सरकार को अंतरित करता है? ऑप्शन नंबर ए आरबीआई एक्ट 1934, बी आरबीआई एक्ट 1935, सी दोनों, डी उपर्युक्त में से कोई नहीं, ऑब्लिक एक से अधिक। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, आरबीआई एक्ट 1934 की धारा 47 के तहत आरबीआई अपना अधिशेष लाभांश के रूप में सरकार को अंतरित करता है, और यह अंतरण किस पर आधारित है, तो विमल जलान समिति द्वारा अनुशंसित आर्थिक पूंजी फ्रेमवर्क पर यह अधिशेष अंतरण आधारित है। आप लोगों को ध्यान में रखना है। डियर स्टूडेंट्स, आप लोग मेरी इस क्लास को बिल्कुल शेयर नहीं करते हैं, इसलिए आप लोगों से मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है कि कम से कम आप लोग इसे शेयर करिए और मुझे मोटिवेट करते रहिए। ओके, क्वेश्चन नंबर 5, पंप एंड डंप स्कीम किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए कृषि से, बी स्टॉक से, सी व्यापार, डी उपर्युक्त में से कोई नहीं, ऑब्लिक एक से अधिक। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, स्टॉक यानी शेयर से संबंधित है। कौन सा? पंप एंड डंप स्कीम। इस स्कीम के तहत शेयर बाजार में उलट फेर किया जाता है। जो शेयर होल्डर्स है उसके द्वारा शेयर का दाम बढ़ा चढ़ाकर बताया जाता है। इससे क्या होता है, तो जो शेयर होल्डर है यानी जो विक्रेता है उसको लाभ पहुंचता है, वो धोखाधड़ी करता है, धोखे से निवेशकों को इसमें निवेश हेतु प्रोत्साहित करता है, उसे निवेश हेतु आकर्षित करता है। पंप एंड डंप स्कीम को सेबी के द्वारा प्रतिबंधित किया गया है, क्योंकि इससे निवेशकों को भारी नुकसान होता है। ओके, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।